इन G2 फेज ऑफ द नेक्स्ट डिवीजन, मतलब वो कह रहा है ये G1 S G2 और M। अब वो कह रहा है कि प्लांट सेल के अंदर M स्टेज के बाद में एक बात पूछने में सूत्री विभाजन क्या है, मतलब अंत का हो गया G1 S G2 और M में एंड हो गया, तो M स्टेज के बाद में कौन से 12 क्रोमोसोम से, तो G2 फेज, तो नेक्स्ट फेज के अंदर हाउ मेनी क्रोमोसोम डिड वी हैव इन G2 फेज इन द नेक्स्ट सेल साइकिल, तो M के बाद में क्या आएगी वापस से G1 S G2 आएगी। तो वो कह रहा है कि G2 स्टेज के अंदर, ये G2 स्टेज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, तो आपको मालूम है कि डीएनए डुप्लीकेट हो सकता है यहाँ पर S स्टेज के अंदर, M के बाद में M के अंदर यदि 12 है तो G2 में भी 12 ही रहेंगे, G2 में भी 12 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि M के बाद में G1 आता है, S आता है, फिर G2 आता है नेक्स्ट सेल साइकिल के अंदर। तो भैया G1 के अंदर तो कोई चेंज आता ही नहीं है, S के अंदर चेंज आता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, लेकिन क्रोमोसोम तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्रोमोसोम का कभी भी डुप्लीकेशन नहीं होता है, केवल वहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो G2 के अंदर जो M फेज के अंत में थे उतने ही G2 के बाद में भी रहेंगे, वो 12 ही रहेंगे। क्लियर? एस्ट्रल रेज अराइज फ्रॉम, अभी जस्ट अपन ने 2 क्वेश्चंस में कम से कम बताया था कि तार की अरे जो होती है वो तारा केंद्र से निकलती है, तार की अरे तार केंद्र से निकलती है। एस्ट्रल रेज अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल और फिर बाद में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो एस्ट्रल रेज कहाँ से अराइज होती है? सेंट्रियोल से, साइटोप्लाज्म नहीं, क्रोमेटिड नहीं, सेंट्रियोल में। एस्ट्रल रेज हमेशा कहाँ से निकलती है? सेंट्रियोल से निकलती है, जो एनिमल सेल के अंदर विपरीत ध्रुवों के ऊपर होते हैं। स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ, हमेशा एक चीज़ याद रखो, मैं बता देता हूँ आपको, स्पिंडल फाइबर जो होता है, स्पिंडल फाइबर वो याद रखो 97% तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है ना, और 3% भाग उसका किसका बना होता है? आरएनए का। तो अपने तो 97% पार्ट को एक बार कंसिडर करें तो स्पिंडल फाइबर किसके बने होंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द सेल शोन इन फिगर, नीचे दिया गया चित्र कोशिका से संबंधित किसकी व्याख्या करते हैं? तो 8 गुणसूत्र दे रखे हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ ठीक है, 8 क्रोमोसोम और 4 होमोलोगस पेयर, 8 गुणसूत्र और 4 समजात युग्म, 4 समजात युग्म, 8 क्रोमोसोम और 8 होमोलोगस पेयर, 16 क्रोमोसोम और 8 होमोलोगस पेयर, या 16 क्रोमोसोम्स और 4 होमोलोगस पेयर, 16 गुणसूत्र और 4 समजात। देखो भाई ये बात तो तय है कि क्रोमोसोम 16 तो है नहीं, तो 2 को तो ओमिट ही कर लो। क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये तो दोनों होने से रहे। ठीक है, वो बता रहा है 16 क्रोमोसोम्स। अब बचा पहला और दूसरा ऑप्शन, 8 क्रोमोसोम तो है, ये तो तय हो गया। अब 4 होमोलोगस पेयर है या 8 होमोलोगस पेयर है, तो बड़ा साफ है, यदि 8 क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं तो 4 होमोलोगस पेयर है ना। 8 यदि क्रोमोसोम्स हैं तो 4 होमोलोगस क्या है? पेयर है। 8 क्रोमोसोम होते हैं तो उसको हम 4 गुणसूत्र युग्म मानते हैं, 4 समजात युग्म मानते हैं, 4 होमोलोगस पेयर मानते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ये था क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है वो आप इस प्रैक्टिस से बढ़ा पाएंगे।